इस वीडियो में हम जानेंगे जोहानस केपलर के द्वारा दिए गए 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन के बारे में। 17वीं शताब्दी में एक काफी फेमस एस्ट्रोनॉमर और गणितज्ञ जिनका नाम जोहानस केपलर था, उन्होंने प्लैनेटरी मोशन को लेकर 3 लॉज दिए थे, यानी ऐसे लॉज जो कि प्लैनेट्स के मोशन को एक्सप्लेन करते थे सन के चारों तरफ। हमारे सोलर सिस्टम में हम जानते हैं कि एक सेंटर पे मौजूद सन है, एक तारा है जो, और उसके चारों तरफ प्लैनेट्स जो हैं जिनकी संख्या 8 है वो मूव करते रहते हैं। तो ये किस तरह से मूव करते हैं, किन लॉज को फॉलो करते हैं, इसी के बारे में बेसिकली इस लॉ में जोहानस केपलर ने बताया था। हालांकि उनके समय तक ये मान्यता थी कि जो ग्रेविटेशन है उसका कंसेप्ट बड़े बड़े सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग है, और जो डेली लाइफ में चीजें हम देखते हैं उसके लिए ग्रेविटेशन के जो लॉज हैं वो अलग हैं। तो इस तरह की तब तक मान्यता थी, मतलब ग्रेविटेशन को लेकर दो अलग अलग लॉज थे, दो अलग अलग विचारधारा थी, दो अलग अलग मान्यताएं थी। लेकिन इसके बाद न्यूटन ने 17वीं शताब्दी में ही एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लाया, जिसके थ्रू जो है उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि ऐसा नहीं है, सारे के सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो छोटा से छोटा ऑब्जेक्ट हो, चाहे बड़ा से बड़ा कोई ऑब्जेक्ट हो, पूरे यूनिवर्स में सभी के लिए ये लॉ सेम अप्लीकेबल होता है। तो इसे हम आने वाली अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम ये जान लेते हैं कि ये 3 लॉज जो हैं ये क्या होते हैं। तो इन 3 लॉज को जानने से पहले हमें एक चीज के बारे में जानना जरूरी है, जो कि एक ज्योमेट्रिकल शेप है, और इसे हम कहते हैं इलिप्स। इलिप्स जो होता है ये एक अंडाकार शेप होता है, और इसे आप समझ सकते हैं कुछ इस तरह से कि इमेजिन आप करिए, अगर आपके पास एक थ्रेड है और उस थ्रेड को आपने 2 पिन्स के साथ अटैच करके उन पिन्स को एक कार्डबोर्ड पे या एक पेपर पे जो है फिक्स कर दिया, और फिक्स हमने इस तरह से किया है कि वो थ्रेड जो है वो थोड़ा लूज हो। अब हमें क्या करना है, उस थ्रेड के बीचों बीच या फिर कहीं पे भी हमें एक पेन लेके अटैच करना है, और फिर उसे हमें इस तरह से घुमाना है कि पूरा वो हमेशा जो है वो टाइट रहे और वो कभी भी लूज ना हो। तो इस तरह से करने पर हमें एक शेप मिलता है जिसे हम इलिप्स कहते हैं। ये ठीक उसी तरह से है जैसे आप एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। सर्किल ड्रॉ करने के दौरान आप क्या करते हैं, सर्किल ड्रॉ करने के दौरान आप जो है एक पॉइंट को फिक्स कर देते हैं, और उसके चारों तरफ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आप दूसरे पॉइंट को जो है मूव करते हैं। तो जो वो सेट ऑफ पॉइंट्स आपको ऑब्टेन होते हैं उसे ही हम सर्किल बोलते हैं। तो सर्किल एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है, एक प्लेन फिगर है, जिसमें एक सेट ऑफ पॉइंट्स जो होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से दूरी हमेशा कांस्टेंट होती है, और उस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं, और वो फिक्स डिस्टेंस जो होता है उसे हम रेडियस कहते हैं। ठीक इसी तरह से होता है इलिप्स के केस में। इलिप्स के केस में क्या होता है, वहां पे एक नहीं बल्कि 2 फिक्स पॉइंट्स होते हैं, और वहां पे जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस नहीं बल्कि सम ऑफ द डिस्टेंसेस जो हैं उन दोनों पॉइंट से वो फिक्स होते हैं। क्योंकि यहां पे हम देख सकते हैं कि जो धागा है, थ्रेड जो है जो हमने लिया है, उस धागे की पूरा जो उसका लेंथ है वो पूरा लेंथ फिक्स है, ना कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, चाहे वो एक पहला पॉइंट हो चाहे दूसरा पॉइंट, उसकी दूरी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं वो जो टोटल लेंथ होगा वो उन दोनों लेंथ्स के सम के बराबर होगा, इसीलिए वो टोटल लेंथ हमेशा कांस्टेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि इलिप्स एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप होता है, एक ऐसा प्लेन फिगर होता है जिसमें किसी 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स से एक सेट ऑफ पॉइंट्स जो होते हैं उनके दूरी का जो सम होता है, उनका जो योग होता है, उनका जो जोड़ होता है वो इक्वल होता है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। इसे ही हम इलिप्स बोलते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी इलिप्स में 2 फिक्स पॉइंट्स होते हैं, और उन 2 फिक्स पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो इमेजिनरी लाइन होता है उसे हम कहते हैं मेजर एक्सिस। अब मेजर एक्सिस के जस्ट उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, उस मेजर एक्सिस के ऊपर अगर हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लें, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उस मेजर एक्सिस को जिस पॉइंट से जाता हुआ इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ द इलिप्स। और वो जो लाइन जो ड्रॉ होगा वो हम कह सकते हैं कि उस इलिप्स का सबसे छोटा लाइन सेगमेंट होगा, या सबसे छोटा जिसे हम कॉर्ड बोल सकते हैं वो होगा, उसे हम कहते हैं माइनर एक्सिस। तो जैसे सर्किल में हम देखते हैं डायमीटर होता है, ठीक उसी तरह से एक इलिप्स में एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस होता है। हालांकि यहाँ पे डायमीटर के जैसा वो डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट नहीं होती है, बल्कि ये डिस्टेंस जो है चेंज होते रहती है। तो एक होता है मेजर एक्सिस जो सबसे मैक्सिमम लेंथ होता है किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में इलिप्स के अंदर, और उसी इलिप्स के अंदर जो उन 2 पॉइंट्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस होती है उसे हम माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब आइए डिस्कस करते हैं जो
प्लैनेटरी मोशन है जो कि दिया गया था जोहानस केपलर के द्वारा। तो इसमें पहला लॉ जो था उसमें उन्होंने यही कहा था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ एक एक अपने अपने एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव करते हैं और इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स के एक पर्टिकुलर फोकल पॉइंट पर मौजूद होता है सन। तो फोकल पॉइंट क्या है? फोकल पॉइंट दरअसल वही दो फिक्स पॉइंट्स होते हैं जिनसे डिस्टेंसेस का सम इक्वल होता है, उन्हें फोकल पॉइंट हम कह सकते हैं या फिर फोका जो प्लूरल में कहा जाता है फोकस को ही वो। तो ये हो गया पहला लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जोहानस केपलर के द्वारा जो दिया गया था। दूसरा जो लॉ था उसमें उन्होंने ये कहा था कि जब कोई भी प्लैनेट किसी पर्टिकुलर अपने ऑर्बिट में मूव करता है तो वो इस तरह से मूव करता है कि किसी गिवन टाइम इंटरवल में उसके द्वारा जो सन के चारों तरफ एरिया स्वाइप किया जाता है अपने ऑर्बिट में वो हमेशा फिक्स होता है। तो जब वो सन से कम दूरी पर होगा अपने ऑर्बिट में तो उस केस में वो उसकी वेलोसिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से वो डिस्टेंस ज्यादा कवर पाएगा, लेकिन उसकी दूरी उस समय जो होगी सन से, सूर्य से, वो कम होगी। इसी तरह से अगर हम देखें जब वो अपने ऑर्बिट में एक दूर डिस्टेंस पर मौजूद है सन से तो वहां पे उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी अपने ऑर्बिट में और इस वजह से वो डिस्टेंस जो कवर करेगा वो कम डिस्टेंस कवर कर पाएगा, लेकिन उस दौरान उसकी सन से दूरी जो होगी वो ज्यादा होगी। तो ये दूरी जो है उसकी सन से और उसके द्वारा जो अपने ऑर्बिट में डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि वो एरिया हमेशा कांस्टेंट हो। इसको एक काफी सिंपल से हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कोई दो ट्रायंगल्स हैं, उन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया जो है वो सेम है। अगर मान लेते हैं दोनों ट्रायंगल्स के एरिया 10 स्क्वायर यूनिट्स हैं तो एक अगर मान लेते हैं उसमें से जो ट्रायंगल है उसका बेस जो है वो 5 सेंटीमीटर है और उसका जो हाइट या एल्टीट्यूड जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो इसका भी एरिया 10 ही आता है। और अगर एक दूसरा ट्रायंगल हम इमेजिन करें जिसमें बेस जो है वो 10 सेंटीमीटर है और उसका जो हाइट है या एल्टीट्यूड है वो सिर्फ 2 सेंटीमीटर है, तो इस केस में भी क्या हो रहा है, इस केस में भी एरिया जो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आ रहा है। तो अब यहां पे हम देख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स के जो एरियाज हैं वो इक्वल हैं, लेकिन पहला जो ट्रायंगल है उसका बेस जो है वो छोटा है, 5 सेंटीमीटर ही है, जबकि दूसरा वाला जो ट्रायंगल है उसका बेस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ज्यादा है। वहीं हम दूसरी तरह से इसे देखें तो पहला जो ट्रायंगल है उसमें एल्टीट्यूड का लेंथ जो है वो ज्यादा है, 4 सेंटीमीटर है, जबकि दूसरे केस में जो हाइट है या एल्टीट्यूड है वो सिर्फ 2 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से ये दोनों जो हाइट और जो बेस हैं या एल्टीट्यूड और बेस हैं अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं, अपने आप को इस तरह से घटा बढ़ा रहे हैं ताकि जो टोटल एरिया है वो कांस्टेंट हो। ठीक उसी तरह से होता है प्लैनेटरी मोशन में भी। तो प्लैनेटरी मोशन में जब वो प्लैनेट अपने ऑर्बिट में एक ज्यादा दूरी पर होता है सन से, तो उस केस में वो अपनी वेलोसिटी को कम कर लेता है, या हम इस तरह से कहें उसका वेलोसिटी कम हो ही जाता है दूरी ज्यादा होने पर। इस वजह से वो किसी गिवन टाइम इंटरवल में कम दूरी तय कर पाता है, लेकिन उसकी डिस्टेंस जो है उसका डिस्टेंस वो ज्यादा होता है सन से। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें, अगर वो सन से ज्यादा पास होता है तो उसकी वेलोसिटी अपने ऑर्बिट में जो है वो ज्यादा होती है, इस वजह से वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाता है, लेकिन इसी समय हम देखें तो उसकी दूरी जो है सन से कम होती है। तो इस तरह से उसकी सूर्य से दूरी और अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में किसी गिवन टाइम इंटरवल में किया गया तय दूरी जो है वो दोनों अपने आप को इस तरह से घटाते बढ़ाते रहते हैं ताकि जो टोटल एरिया है वो हमेशा कांस्टेंट रहे। ये हो गया दूसरा लॉ, लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में। और तीसरा लॉ जो है वो हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये एक मैथमेटिकल फॉर्म है इनके लॉ के अंदर, और यही वो लॉ है जिसे यूज किया गया था न्यूटन के द्वारा अपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को बनाने में, जिसे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये लॉ जो है ये बेसिकली ये कहता है कि द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस of any planet around the sun in its orbit is directly proportional to the square of time period of revolution of that planet in its orbit। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि वो अपने एलिप्टिकल ऑर्बिट में जो मूव कर रहा है उस ऑर्बिट का जो मेजर एक्सिस है उसका आधा यानी सेमी मेजर एक्सिस, उसका क्यूब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना उसको टोटल समय लग रहा है अपने पूरे ऑर्बिट में एक चक्कर लगाने में उसके स्क्वायर के। तो अगर हम मान लेते हैं कि सेमी मेजर एक्सिस जो है वो
आर है और जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मुझे पूरा का पूरा अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में लग रहा है वो कैपिटल टी है, देन वी कैन से दैट आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो सपोज यहाँ पे हम एक कांस्टेंट k ऐड कर रहे हैं, देन वी कैन से दैट आर क्यूब इज इक्वल टू k इंटू टी स्क्वायर। तो अगर हम इस इक्वेशन को दूसरी तरह से देखें तो हम कह सकते हैं कि आर क्यूब डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इक्वल्स k, यानी आर क्यूब और टी स्क्वायर का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। और ये एक काफी इंपॉर्टेंट जो है रिजल्ट है और इसे आज भी एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा यूज किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर प्लैनेट के ऑर्बिटल पीरियड या उसकी दूरी जो है सन से उसे पता करने में। जैसे हम जानते हैं कि हमारे खुद के अर्थ की जो दूरी है सन से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और यही दूरी जो है यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस यानी आर की वैल्यू बन जाती है। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे अर्थ को सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 365 दिन और कुछ घंटे लगते हैं। तो हमें अर्थ के बारे में ये दोनों जानकारी मालूम है, यानी आर की वैल्यू भी हमको पता है और कैपिटल टी जो है उसकी वैल्यू भी पता है। तो अगर हम किसी दूसरे प्लेनेट के ऑर्बिटल पीरियड को जानना चाहें और हम किसी तरह से उस डिस्टेंस को पता कर लें सन से कितना है, तो इजीली हम जो है पता कर सकते हैं इस इक्वेशन का यूज करके, जहां पे क्या होगा, चूंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है इसी वजह से हम कह सकते हैं r1 क्यूब डिवाइडेड बाई t1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू r2 क्यूब डिवाइडेड बाई t2 स्क्वायर। अब यहां पे r1 और t1 जो है वो है अर्थ का मेजर एक्सिस और अर्थ का ही टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, और R2 और T2 जो है वो उस पर्टिकुलर दूसरे प्लैनेट के टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन और मेजर एक्सिस जो है वो है। तो इस तरह से ये जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसका आज भी यूज़ किया जाता है दोनों में से किसी एक चीज़ को पता करने के लिए। अगर हमको उनमें से एक वेरिएबल पता है और दूसरा नहीं पता है तो उसे हम अर्थ के दोनों जो नोन क्वांटिटीज़ हैं उनसे हम इक्वेट करके उन्हें कंपेयर करके जो है पता कर सकते हैं। तो ये हो गया केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। उम्मीद है आपको ये जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई भी डाउट हो, यदि आपका किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन के द्वारा दिया गया था वो कैसे उन्होंने फॉर्मुलेट किया था उसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।